जब ये सारा कुछ नहीं हुआ, रेप भी नहीं हुआ और ना ही गर्दन टूटी, ना रीढ़ की हड्डी टूटी, ना जीभ काटी, तो फिर हमारी बहन मर कैसे गई ये बताइए। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। हाथरस केस की अब बात करते हैं। हाथरस केस में आए दिन नए मोड़ आ रहे हैं। कभी बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर राजनीति हो रही है, तो कभी हाथरस कांड के बहाने दंगा फैलाने की साजिश का मामला सामने आ रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या हाथरस की बेटी को इंसाफ मिल पाएगा, या आए दिन हो रहे रोज नए खुलासों के चलते बेटी के परिवार की आवाज कहीं दब जाएगी। आज मैं और मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा, जो इस वक्त हमारे साथ हाथरस से जुड़े हुए हैं, हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन से पक्ष सामने आ रहे हैं। रोहित, मैं सीधा आपका रुख करती हूं। आप हाथरस में हैं और वहीं पर मौजूद हैं जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पीड़ित परिवार से भी आपकी बात हुई होगी, और गांव का माहौल इस वक्त किस तरह का है, किस किस तरह की बातें सामने आ रही हैं, और खासतौर से पीड़ित परिवार क्या कह रहा है, क्योंकि ये लग रहा है देख करके कि इंसाफ की आवाज कहीं दब गई है। देखिए शुभ्रा, मैं उस वक्त उसी बुलगढ़ी गांव में हूं जहां पर ये पूरी जो वारदात है वो सामने आई थी। और जैसा कि पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप किया गया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। मैं उसी गांव में मौजूद हूं और जो पीड़िता है उनके घर से कुछ ही दूरी पर मौजूद हूं। ये आप मेरे बराबर में जो खेत देख रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही खेत हैं जहां पर जो पीड़ित परिवार है वो आरोप लगा रहा है कि उनकी बेटी, उनकी बहन के साथ गैंगरेप किया गया। यहाँ से तकरीबन 500 मीटर पीछे जो है वो खेत है जहां पर जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि ये तकरीबन 3 किलोमीटर पहले ही जो पुलिस है उन्होंने बैरिकेड हुआ है और अंदर बाइक और कार लेकर नहीं आ सकते हैं, सिर्फ पुलिस प्रशासन की गाड़ी आ सकती है अंदर। तो हम पैदल चलकर अंदर यहां तक पहुंचे और इसी बीच मैंने वो खेत भी देखा। यहां से तकरीबन 500 मीटर पीछे वो खेत है जहां पर गैंगरेप का आरोप लगाया जा रहा है। और सुबह से जो लगातार जिस तरह से बातें हो रही हैं, पीड़ित परिवार का यह कहना है कि जो आरोपी पक्ष है वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है। एक तरीके से वो बेचारा बनने की कोशिश कर रहा है। इस तरह के आरोप पीड़ित परिवार के हैं। और ये क्यों कह रहे हैं वो, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह वो लेटर है शुभ्रा, जो आज सामने आया है। और जो लेटर जेल से जो संदीप है, जो लवकुश है और बाकी के जो 2 आरोपी, यानी कि जो कुल 4 आरोपी इस वक्त अलीगढ़ की जेल में बंद हैं, उन चारों आरोपियों ने जेल से एक लेटर लिखा है। लेटर किसके नाम लिखा है? लेटर लिखा है एसपी हाथरस के नाम, जो विनीत जायसवाल हैं, जो अभी नए पोस्ट होकर यहां पर आए हैं। क्योंकि जब ये वारदात सामने आई थी बड़ा हंगामा हुआ था, उसके बाद एसपी को निलंबित कर दिया गया था। अब नए एसपी आए हैं विनीत जायसवाल, उनके नाम ये लेटर चारों आरोपियों ने लिखा है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि हम निर्दोष हैं, हमको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है और सारा का सारा जो दोष है, जो आरोपी हैं, वो पीड़ित परिवार के ऊपर मढ़ रहे हैं। इस लेटर में वो बाकायदा ये भी लिखते हैं कि जैसा कि उनका आरोप है कि पीड़ित परिवार ने ही दरअसल अपनी बेटी को मारा है। वो जो संदीप है और बाकी के आरोपी हैं, वो इस लेटर में ये लिखते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। उस दिन हुआ ये था, वो कहते हैं कि मैं और पीड़िता जो है वो हम मिले थे, लेकिन उसके बाद पीड़ित परिवार ने देख लिया, उनकी मां ने, उनके भाई ने देख लिया और उसके बाद उनकी पिटाई की, जैसा कि गांव वालों ने बताया। ऐसा उस लेटर में लिखा हुआ है। इस बात का जिक्र उस लेटर में किया गया है। उसके बाद ही खबर आती है कि पीड़िता की मौत हो गई है। हालांकि सच क्या है और जो आरोपियों की तरफ से कहा जा रहा है, क्या वो वाकई सही है या फिर सिर्फ मामले को भटकाने की कोशिश है? हम आगे भी आपके पास आते हैं रोहित, लेकिन फिलहाल ये जानना भी जरूरी है कि आखिर सरकार क्या कह रही है। हाथरस मामले पर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। जाति के आधार पर दंगे की साजिश रची गई है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। विकास विरोधी चेहरे बेनकाब हुए हैं, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो सरकार की ओर से ये बयान दिया गया है, सुनवाते हैं आपको। जाति के नाम पर, मत के नाम पर, मजहब के नाम पर लड़ाने की कुत्सित चेष्टा कौन लोग कर रहे हैं, इनको समझने की आवश्यकता है। ये वही चेहरे हैं जो मुजफ्फरनगर में दंगा कराते थे। ये वही चेहरे हैं जो कैराना से पलायन करवाने के लिए हमें मजबूर करते थे। ये वही चेहरे हैं जो कांदला जैसे लोगों स्थलों पर, कैराना जैसे स्थलों पर वहां के व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर करते थे। और आज फिर इनकी चेष्टाएं किसी न किसी रूप में फिर से उसी रूप में सामने आ रही हैं, लेकिन हमें सावधान होना होगा। तो योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं वो आपने सुना, और इसके साथ ही ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि कैसे
पीएफआई के कई लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है और आगे भी बेनकाब होंगे तमाम चेहरे। लेकिन जो पीड़ित परिवार कह रहा है, क्या उसे भूला जा सकता है? रोहित, मैं फिर से एक बार आपके पास आऊंगी, क्योंकि पीड़ित परिवार लगातार एक ही सवाल पूछ रहा है, जो इंडिया न्यूज दिखा भी रहा है, कि अगर ये तमाम चीजें साजिश के तहत हुई थी, फोन कॉल्स का जिक्र हो रहा है जो पीड़ित के भाई और आरोपियों के बीच में हुआ था, और इसके साथ ही एक चिट्ठी भी लिख दी है जिसका जिक्र आप कर रहे थे। लेकिन पीड़ित परिवार पूछ रहा है कि अगर ये सब साजिश थी तो आखिर हमारी बहन की, हमारी बेटी की मौत कैसे हुई, उसकी जान कैसे चली गई, और क्या बातें निकल कर आ रही हैं रोहित? बिल्कुल, देखिए यही अनुसंधान का सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि देखिए दो चीजें हैं शुभ्रा। एक तो जो सीडीआर सामने आई है उसमें ये चीज तो बहुत क्लियर है कि बातचीत हुई है पीड़ित परिवार और जो आरोपी का परिवार है उसके बीच में। लेकिन इस चीज से ये एस्टेब्लिश नहीं होता है कि पीड़िता और संदीप या फिर किसी और के बीच में बातचीत हुई है। दो नंबरों के बीच में बातचीत हुई है, ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, ये जांच करेगी एसआईटी, उसमें फिर पता चलेगा कि एग्जैक्टली बात किसके बीच में होती थी। ये एक दूसरा मैटर है। लेकिन संदीप जिस तरीके से इस मामले को मोल्ड करने की कोशिश कर रहा है, चारों आरोपी जिस तरीके से इस मामले में लेटर लिख के इस मामले को मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पूरी जो जांच की दिशा है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको प्रभावित करने का प्रयास जो है वो पीड़ित परिवार के अगेंस्ट जो है इस जांच को प्रभावित करने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये हम चीज लगातार यहाँ पर देख भी रहे हैं। लेकिन जब इस बारे में पीड़ित परिवार से पूछा गया कि कॉल डिटेल तो हुई है, क्या बात होती थी, क्या किसी तरह की बातचीत होती थी, तो इस बात से पीड़ित परिवार ने बिल्कुल साफ इनकार किया है। उनको बोला कि कॉल डिटेल्स है भाई, इसका जवाब दीजिए। तो इसके बारे में उनका ये कहना है कि आप हमको ये बताइए कि रिकॉर्डिंग कहां पर है, तब हम मानेंगे कि किसी तरह की बातचीत हुई है। यानी कि वो जो सीडीआर है उसको पीड़ित परिवार पूरी तरीके से नकार रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अभी इस वक्त शुभ्रा, मैं अपडेट यहां पर देना चाहूंगा कि अभी इस वक्त अंदर अब से कुछ देर पहले ही सीमा कुशवाहा यहां पर पहुंची हैं। सीमा कुशवाहा कौन है? जो निर्भया मामले में वकील थी निर्भया की, जिन्होंने निर्भया को इंसाफ दिलाया था, और अब वो पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। करीब 15 मिनट से वो अंदर मौजूद है और वो है, उनके 3-4 असिस्टेंट उनके साथ आए हैं और लगातार बातचीत चल रही है। जिस कमरे में बातचीत हो रही है उसमें पीड़िता की मां है, उसमें पीड़िता के पिता हैं, पीड़िता के भाई हैं, पीड़िता की भाभी हैं। ये सब लोग, ये सब परिवार के सदस्य जो हैं वो अंदर मौजूद हैं और उनसे जो है बातचीत कर रही है सीमा कुशवाहा। सीमा कुशवाहा से सिर्फ इतनी मेरी बातचीत हो पाई। मैं अभी डिटेल में बातचीत करूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ कि जैसे वो बाहर निकले मैं सीधा उनको यहाँ पर पकड़ूं, उनसे बातचीत करूं। मैंने उनसे सिर्फ हल्का सा पूछा था कि आप किस लिए आई हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं इस परिवार को भी इंसाफ दिलाऊंगी। शुभ्रा जी, रोहित, सीबीआई जांच को लेकर क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं? क्योंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जिस तरह से भी जांच करवानी हो आप करवा लीजिए, दंगे भड़काने की साजिश थी और इसीलिए शव को पुलिस की देखरेख में रात को ही जला दिया गया था, और इस पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसके अपने तरीके से सरकार ने जवाब दिया। लेकिन सीबीआई जांच को लेकर के वहां पर जो गांव में जो आबादी है उन लोगों का क्या कहना है और पीड़ित परिवार का क्या कहना है? देखिए इस मामले में क्योंकि अब दो पक्ष हैं तो दोनों के अपने अलग अलग वर्जन हैं, दोनों के अपने अलग अलग तर्क हैं। शुभ्रा, जो पीड़ित परिवार है उनका कहना है कि अब हमको इस जांच पे भरोसा ही नहीं है, हमको ऐसे किसी भी जांच पे भरोसा नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता ना हो या जिसमें सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग ना हो। यानी कि सीधे तौर पर जो पीड़ित परिवार है वो ये कहता है कि हम ऐसी जांच चाहते हैं जो न्यायिक जांच हो और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज उसको मॉनिटर करें, उसका एक एक स्टेप उसको मॉनिटर करें, एक एक जो उसका जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स होती हैं उसकी डिटेल लें। ये चाहता है पीड़ित परिवार। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं है, उन्होंने कहा नहीं। क्या आपको एसआईटी जांच पे भरोसा है, उन्होंने कहा नहीं। क्या आपको सीबीआई जांच पे भरोसा है, उन्होंने कहा नहीं। हमको किसी भी जांच पे भरोसा नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ न्यायिक जांच चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन चाहिए। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में इस मामले की जांच होगी, तभी सच निकलकर सामने आएगा। इसी बात पर जो पीड़ित परिवार है वो अड़ा हुआ है और वो लगातार इसी बात की मांग कर रहा है कि जांच होनी चाहिए सीबीआई से। और जहां तक बात शुभ्रा आपने पीएफआई की बात कही है, तो पीएफआई को लेकर भी अभी यहां तो इस तरह की बातचीत नहीं है, क्योंकि देखिए यहां बहुत कम लोग निकल रहे हैं गांव में, क्योंकि धारा 144 वैसे भी लागू है और यहां पर पुलिस है, प्रशासन है और इसके अलावा बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं जिनको परमिशन है, वो लोग बाहर निकल सकते हैं। या फिर अगर गांव वाले किसी जरूरी काम से बाहर निकल भी रहे हैं तो उनको अगर थोड़ा सा आगे जो बैरिकेड है उसके बाद जाने के लिए उनको एक आधार कार्ड जो है अपना यहाँ का लोकल कोई भी एक आईडी है उसको कैरी करना पड़ रहा है, तो वो लोग बाहर नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन इसके आसपास के जो गांव हैं, जैसे झिंगुरा गांव है जहां पर कल इंडिया न्यूज ने महापंचायत की थी, तो वहां पर पीएफआई को लेकर बातचीत हुई थी और लोगों का यही कहना है वहां पर कि कहीं ना कहीं
जो एक बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। हाथरस में मामला हुआ, इस बात से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं और हो सकता है कि वो विदेशी ताकतें हों, क्योंकि इसमें फॉरेन फंडिंग की बात भी सामने आ रही है। तो फॉरेन फंडिंग है इसमें, कहीं ना कहीं मॉरिशस से जैसे कि पैसा आया 50 करोड़, ये जानकारी मिली, कुल 100 करोड़ रुपया आया। एक ही रात में वेबसाइट बन जाती है, उसमें हजारों लोग जुड़ भी जाते हैं, उसमें दुष्प्रचार किया जाता है। तो ऐसा लोगों का यहाँ पर मानना है कि हाथरस के बहाने यूपी को और देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और यही बात योगी भी कह रहे थे। अभी जो आपने थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ की बाइट चलाई थी, उसमें यही बात योगी आदित्यनाथ भी कह रहे थे। कल भी योगी आदित्यनाथ यही कह रहे थे कि षड्यंत्र है ये प्रदेश के खिलाफ, षड्यंत्र है ये सरकार के खिलाफ। जी रोहित, आप रहिएगा हमारे साथ, मैं फिर से एक बार लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। हाथरस केस में हाईकोर्ट गया है पीड़िता का परिवार। जी हां, परिवार पर बंदिशें लगाए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। लोगों से मिलने जुलने की छूट देने की मांग की गई है। पाबंदी के चलते कैद होकर रह गए हैं, ये पीड़ित का परिवार कह रहा है। पाबंदी के चलते न्याय नहीं मिलेगा, ये पीड़ित का परिवार कह रहा है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, पाबंदी के चलते कैद होकर रह गए हैं, ये दर्द है पीड़ित परिवार का। रोहित, मैं आपके पास फिर से एक बार आती हूं, और ये जो दर्द पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका के तौर पर बयां किया है, इसके बारे में आपसे भी जिक्र किया होगा। वो आखिर क्या चाहते हैं, और उन्हें लग रहा है कि उन्हें किसी से बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप उनके घर होकर आए हैं, बातचीत करके आए हैं। और जो एसआईटी की जांच हो रही है उसके बारे में भी जरा आप जरूर जानकारी दीजिएगा। एसआईटी की जांच में 40 लोगों को करीब गांव में से बुलाया गया है, तो ये किस तरीके से पूछताछ आगे बढ़ेगी, इसकी क्या अहमियत रहेगी आगे? देखिए शुभ्रा, जहां तक आपने बात सिक्योरिटी की है, बंदिशों की है, तो वो मैं आपको सेकंड जवाब दूंगा, क्योंकि उसके लिए मैं आपको लाइव में दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है और कैसे जो पूरी सिक्योरिटी के साथ होते हुए हम जो पीड़िता के घर तक पहुंच सकते हैं। मैं बिल्कुल घर के बाहर हूं, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए पहले मैं आपको वही दिखा देता हूँ। सिक्योरिटी की बात आपने की है ना, देखिए सबसे पहले तो ये बिल्कुल यहाँ से घर शुरू हो जाता है। बाहर ही देखिए मजिस्ट्रेट की गाड़ी खड़ी हुई है, और एक मजिस्ट्रेट यहाँ पर हर समय रहते हैं, 24 घंटे एक मजिस्ट्रेट यहाँ पर मौजूद रहते हैं। अब आगे चलता हूँ मैं, क्योंकि पीछे से भी होके आया, तो पीछे भी बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी थे, बहुत वहाँ पर इंस्पेक्टर्स की तैनाती भी है, सीओ की तैनाती भी है। यहाँ देखिए, अब मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ। चलिए देखिए, पुलिस है यहाँ पर, और ऐसा नहीं है कि सुरक्षा में किसी तरह की कोई ताही है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती शुरू से की गई है। 2.5 किलोमीटर पहले जहाँ से एंट्री है, वहाँ से लेकर पुलिस की तैनाती यहाँ तक की गई है। और ये देखिए, ये मेटल डिटेक्टर लगाया है, यहाँ से शुरुआत हो जाती है। ये मेटल डिटेक्टर है, और इस मेटल डिटेक्टर को पार करके ही कोई अंदर जा सकता है। किसी भी तरह का अगर कोई ऐसा सामान उसके पास मौजूद होगा तो यहाँ फौरन उसकी चेकिंग होगी। यहाँ पुलिसकर्मी है यहाँ पर, और ये देखिए, ये जो मैडम हैं पुलिस में, ये बाकायदा एक रजिस्टर लेकर बैठी हुई हैं। मैं तो अब दोबारा अंदर आ रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैं पहले जब आया था तब मेरी भी एंट्री हुई थी, मेरे कैमरामैन की एंट्री हुई थी, और इस एंट्री के बाद ही हम लोगों को अंदर आने की परमिशन दी गई थी। बाकायदा नाम लिखे गए, आप कहाँ से आए हैं, आप किस मकसद से आए हैं, और अपना साइन कीजिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए। उसके बाद ही फिर आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम 4 कदम चलेंगे, फिर यहाँ पर पुलिस की तैनाती है। तो ये आगे तक पूरा जो है पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है, और ये जो पुलिस की तैनाती है ये पीड़ितों की सुरक्षा के लिए की गई है। लेकिन आज जिस तरीके से पीड़ित परिवार ने याचिका लगाई है, हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, और उस याचिका में पीड़ित परिवार का ये कहना है कि हम पर बंदिश लागू की गई है। तो ये जो सुरक्षा है, अब इसको लेकर पीड़ित परिवार कह रहा है कि हम पर बंदिश लागू की गई है, हमको मॉनिटर करने के लिए, एक तरीके से उनका कहना है कि हम पर नजर रखने के लिए, हमको मॉनिटर करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई है। शुभ्रा जी, एसआईटी जांच को लेकर के रोहित जरा बताइएगा, क्योंकि 40 लोगों को बुलाया गया है, वो कौन से 40 लोग हैं और किस तरह से उनसे अहम जानकारियां निकलवाएगी एसआईटी? देखिए शुभ्रा, एसआईटी जो अब तक जांच कर रही थी उसमें अभी तक क्या हो रहा था कि एसआईटी गांव में आती थी, और जो गांव में मौजूद लोग थे अपने हिसाब से उनको पॉइंट आउट करके फिर 2-2, 4-4 करके एसआईटी इस मामले में जांच कर रही थी। लेकिन आज से एसआईटी ने अपने जांच का थोड़ा सा प्रोसीजर है उसको चेंज किया है, क्योंकि पहले कल रिपोर्ट एसआईटी को अपनी सबमिट करनी थी, तो बहुत स्पीडली इनिशियली में काम हुआ, क्योंकि 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देनी थी। लेकिन कल वेडनेसडे था, कल का वो दिन निकल गया, अब 10 दिन का एक्सटेंशन मिल गया है एसआईटी को। तो 16 तारीख को एसआईटी को अपनी रिपोर्ट इस मामले में सबमिट करनी है। तो एसआईटी
अब जो एसआईटी की टीम है, अब जिन लोगों से पूछताछ करनी है उन्हें अपने पास बुलाया जा रहा है और फिर उनसे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पूछताछ की जा रही है। और जैसे कि जानकारी मिल रही है कि आज जो आरोपी पक्ष के लोग हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उनसे जो एसआईटी की टीम है, 3 सदस्यीय एसआईटी इस मामले में बनाई गई है। इसमें एक गृह सचिव हैं भगवान स्वरूप, एक डीआईजी रैंक के अफसर हैं चंद्र प्रकाश सिंह और एक एसपी रैंक के अफसर हैं पूनम। ये 3 अफसर हैं जिनकी अध्यक्षता, जिनके तालमेल से एसआईटी बनाई गई है और जो गृह सचिव हैं भगवान स्वरूप, वो इस एसआईटी को लीड कर रहे हैं। तो अब वो यहाँ पर जो आरोपी पक्ष है, आज उनको बुलाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनका पक्ष सुना जा रहा है, उनकी सारी बातें जो है वो एसआईटी सुन रही है। अब क्योंकि अब सिर्फ 10 दिन का वक्त बचा है एसआईटी के पास, इन 10 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। एक बार एक्सटेंशन मिल गया है, अगली बार एक्सटेंशन मिलेगा, इस बात की उम्मीद बहुत कम है। तो हाथरस का सच क्या है, इन्हीं 10 दिनों में एसआईटी को ढूंढना है। और चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डायरेक्टली इस कमेटी का गठन किया है एसआईटी का, तो 10 दिनों में एसआईटी रिपोर्ट सौंप देगी, इस बात की उम्मीद कर सकते हैं। शुक्रिया आपका रोहित इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे क्योंकि दिखाना बहुत जरूरी है अलग अलग पक्ष क्या कह रहे हैं, गांव के लोग क्या कह रहे हैं, पीड़ित परिवार क्या कह रहा है। क्योंकि पीड़ित परिवार अब गया है हाईकोर्ट और ये कहा जा रहा है कि बंदिशें लगाई गई हैं उन पर, जिससे न्याय मिलने में दिक्कत होगी आगे। सरकार का जो पक्ष है वो भी हमने आपको बताया और लगातार हाथरस से भी हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। तमाम अहम खबरें इंडिया न्यूज पर जारी हैं, बने रहिएगा। ये सारा कुछ नहीं हुआ, रेप भी नहीं हुआ और ना ही गर्दन टूटी, ना रीढ़ की हड्डी टूटी, ना जीभ काटी, तो फिर हमारी बहन मर कैसे गई।